हेलो एवरीवन। तो अभी हम जो हिंदी साहित्य की सीरीज़ देख रहे हैं, तो उसमें अभी नई कहानी टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक ये है, इसमें कहानी का अर्थ है नई कहानी में, तो वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद समकालीन कहानियाँ हैं और उसके बाद छोटी जो आंदोलन चले थे, जैसे कि सहज कहानी, कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सचेतन कहानी, ये सब हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कहानीकार कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती हिंदी की नारी लेखन परंपरा। सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें शायद एक और हैं लेखक ऊपर, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहानीकार मोहन राकेश से। ठीक है, तो कहानीकार मोहन राकेश जो है नवलेखन दौर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। तो कैसे हम इंट्रो लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे कि वो नवलेखन दौर के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्होंने हिंदी नाटक और रंगमंच के साथ साथ इनकी जो मोहन राकेश के एक नाटक भी हैं, आषाढ़ का एक दिन, तो वो हमारे सिलेबस में है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो इसलिए इन्होंने बोला है कि जो हिंदी नाटक और रंगमंच के साथ साथ कहानी के विकास में भी अग्रणी भूमिका है। इसका संबंध नई कहानी आंदोलन से है, जो सामान्यतः 1955 से 1963 ईस्वी तक प्रचलित था। राजेंद्र यादव और जो कमलेश्वर के अतिरिक्त नई कहानी आंदोलन के तीसरे प्रस्तावक मोहन राकेश ही हैं। तो दो कौन कौन से हैं, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तीसरे कौन है, ये मोहन राकेश। ठीक है, नई कहानी जिस भोगे हुए यथार्थ या अनुभूति की प्रामाणिकता के तत्व पर बल देती है, वह सबसे स्पष्ट तौर पर मोहन राकेश की कहानियों में भी दिखाई पड़ता है। जय उनकी पहली कहानी थी दो राह है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोहन राकेश के लेखन पर जिस विचारधारा का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो था अस्तित्ववाद। और हमने अस्तित्ववाद किसका पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने सात्र का। ठीक है, जो अज्ञेय जिससे प्रभावित थे, इस धारा से भी प्रभावित थे, वे अस्तित्ववाद की इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या वो गलत निर्णय करने या निर्णय न ले पाने की समस्या है। इस प्रक्रिया में उसका जीवन निरंतर विसंगत होता चला जाता है। कुल 5 कहानियों का संग्रह प्रकाशित किया था, इंसान के खंडर, नए बादल और जानवर, एक और ज़िंदगी, फौलाद का आकाश। इसमें एक और ज़िंदगी अपने सिलेबस में है, तो वहाँ से पढ़ के एक आइडिया लगा सकते हैं तो किस टाइप की कहानी होंगी। फिर मोहन राकेश की कहानी का जो पहला संग्रह है वो इंसान के खंडर है। इन कहानियों में वे अपने आसपास के जीवन को खुली आंखों से देखते हैं और मंदिरों में धर्म के नाम पर पलने वाली विद्रूपताओं का उद्घाटन करते हैं। इस संदर्भ में खंडर और विशेष सीमाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय है। खंडर में मंदिर और गली के परिवेश में कुंठित वासनाओं का चित्रण दिखाया गया है। मरुस्थल कहानी वस्तुतः पूंजीवादी सभ्यता का मरुस्थल है, जिसमें पनपते हुए संबंधों का मरुस्थल है। कहानी राजस्थान के परिवेश पर केंद्रित है, लेकिन यह जो बाह्य मरुस्थल अपने आप प्रतीकार्थ में जिस आंतरिक मरुस्थल की ओर संकेत करता है, यही कहानी को महत्वपूर्ण बनाता है। वासना की छाया कंबल और मनुष्य के आदिम प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। वासना की छाया का बूढ़ा जाट अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद स्त्री के सहवास सुख में वंचित और सब ओर से निराश होकर अपनी 13 वर्षीय बेटी पुष्पा को बदलकर अपने लिए औरत ले आता है। इसे बुरा भी नहीं समझा जाता। कंबल शरणार्थियों की बेबसी तथा उनकी असहायता से लाभ उठाने की प्रवृत्ति की कहानी है, कि अपनी बेटी को बेचकर पुष्पा को बदल कर ले आता है। ठीक है, फिर मोहन राकेश की समूचे रचना काल में ऐसी कहानियों की सूची काफ़ी लंबी है, जिसमें स्त्री और पुरुष को अलग अलग इकाइयों मानकर लक्षणीयता, हताशा, कुंठाओं, तनावों और निर्णयहीनता से उत्पन्न विक्षोभों को चित्रित किया है। कहानी खाली तथा एक और ज़िंदगी कहानियों में इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। एक और ज़िंदगी में नायक न तो छूटी हुई ज़िंदगी को छोड़ पाता है, तो वो आप पढ़ोगे ना तो वो समझ आ जाएगा
कि कैसे एक और ज़िंदगी में नायक न तो छूटी हुई ज़िंदगी को छोड़ पाता है और न ही नई ज़िंदगी को सहजतापूर्वक स्वीकार कर पाता है। मोहन राकेश की कहानियों का केंद्रीय विषय संबंधों की टूटन है, जो स्त्री पुरुष संबंधों में आए बदलाव का परिणाम है। मोहन राकेश ने लिखा भी है कि मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते हुए लोगों की कहानियाँ हैं। ठीक है। तो मेरी कहानियाँ ये इम्पोर्टेंट है, मेरी कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते हुए लोगों की कहानियाँ हैं। इस दृष्टि से मिस पॉल उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है। अपनी कुछ कहानियों में उन्होंने स्वतंत्र होती नारियों के जीवन में निहित त्रासदी को भी उभारा है। ऐसी जो कहानियों में ग्लास टैंक सबसे प्रसिद्ध है। स्त्री पुरुष संबंधों के दायरे के बाहर मोहन राकेश की कुछ उल्लेखनीय कहानियाँ स्त्री की वर्जना विहीन सहज छवि को चित्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कामकाजी महिलाओं के आर्थिक और भावनात्मक शोषण की ओर भी उनकी नज़र गई है। इन संदर्भ में आद्रा तथा अपरिचित कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। मोहन राकेश की कुछ अन्य कहानियाँ जैसे आखिरी सामान, मिस पॉल, भूखे और सुहागिन है आदि स्त्री को उसके पूरे सामाजिक संदर्भ में प्रस्तुत करती हैं। अपनी कुछ अन्य कहानियों में मोहन राकेश ने कुछ अन्य विषयों पर भी कलम चलाई है, जैसे कि उदाहरण के मलबे का मालिक है कहानी में विभाजन का उन्माद दिखाई देता है। जंगला कहानी में बदलते हुए मूल्यों से उत्पन्न तनाव प्रदर्शित होता है, जबकि एक अन्य कहानी परमात्मा का कुत्ता में व्यवस्था में निहित विसंगतियों को विस्तारपूर्वक उभारा गया है। नई कहानी के विकास में मोहन राकेश के कई स्तरों पर योगदान दिखाई देता है। इनकी जो भाषा है अत्यंत समर्थ है और जो नाट्य तनाव को धारण करने की वजह से कहानी को अनुभूति का विषय बना देती है। उनके चरित्रों में न कोई नायक है न ही खलनायक है। यूँ लगता है कि नायकत्व और खलनायकत्व परस्पर घुलनशील हो गए हैं और वास्तविक नायकत्व और खलनायकत्व को तो परिस्थितियों के पास है जो किसी भी चरित्र को अपने अनुसार बना देती है। इसलिए कुछ समीक्षक राकेश की मोहन जो कहानियों को स्थिति प्रधान कहानियाँ कहते हैं। लगभग यही विशेषताएं उनके नाटकों में भी दिखाई पड़ती है, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। फिर कहानीकार कृष्ण सोबती हैं। इन्हीं के आधार पे जो अभी एक क्वेश्चन जो आया था उपन्यास के ऊपर, तो वो लिख सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस कहानी में, मतलब इनके लिए कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई है ना, तो बस थोड़ा बहुत है जो इसके आधार पे कहानी और थोड़ा उपन्यास के आधार पे लिखा जा सकता है। ठीक है। तो स्त्री विमर्श में भी उनकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ देख लेते हैं कृष्णा सोबती के ऊपर। तो इसमें बोला गया है कि कृष्णा सोबती हिंदी की नारी लेखन परंपरा की सबसे सशक्त हस्ताक्षर है। तो जो कृष्णा सोबती हैं वो हिंदी की नारी लेखन परंपरा की सबसे सशक्त हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं में अत्यंत प्रामाणिक लेखन किया है। नारी लेखन के समर्थ नारीवाद की इस प्रमुख मान्यता से सहमत हैं कि नारी की समस्याओं को नारियां ही समझ सकती हैं, पुरुष नहीं, क्योंकि संवेदना चाहे कितनी भी गहरी हो वह स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो सकती। तो उनका जो मानना था ना, देखो एक तो ये है कि कहानी और उपन्यास दोनों विधाएं इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ते हुए चलना। दूसरा इन्होंने बताया कि नारी लेखन में नारीवाद की प्रमुख मान्यता से सहमत है ये। तीसरे कि नारी की समस्याओं को नारियां ही समझ सकती हैं, ये ऐसा सोचती हैं कि पुरुष नहीं समझ सकते, क्योंकि संवेदना, हम किसी के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो वो इतनी गहरी नहीं होती जो भोगा हुआ यथार्थ है स्वयं वेदना के समकक्ष नहीं हो पाती संवेदना। ठीक है, तो यही बोल रही हैं। कृष्णा सोबती के कथा साहित्य में नारीवाद के यही बीज भाव लगातार विकसित हुआ है। और फिर कृष्णा सोबती की सबसे प्रसिद्ध लंबी कहानी है मित्रों मरजानी। इस कहानी को हिंदी की अब तक की सबसे बोल्ड कहानियों में शुमार माना जाता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ये भी लिख सकते थे उसमें उपन्यास में कि उनकी एक बोल्ड कहानी है मित्रों मरजानी। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध है ये। इसका मूल जो विषय है वो स्त्रियों पर लादी गई यौन वर्जनाओं का अतिक्रमण है। इसकी नायिका तमाम सामाजिक संस्कारों व विश्वासों को खारिज करते हुए अपनी यौन इच्छाओं को सहजता से स्वीकार करती है। इसके पहले
इसके पहले के जो संपूर्ण साहित्य में पुरुष यौनिकता केंद्र में थी, इस कहानी में ने एक झटके में उस ढांचे को तोड़ दिया और स्त्री यौनिकता की स्वतंत्र पहचान दी है। ठीक है, फिर उसके बाद कृष्णा सोबती का जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वो बादलों के घेरे में। ये कहानी हमारे टॉपिक में, सिलेबस में भी है, बादलों के घेरे। तो एक दुनिया समानांतर में आप देख सकते हो। इसमें जो शामिल सभी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन से जुड़ती हैं। इन कहानियों की मूल समस्या पारिवारिक संबंधों की टूटन और स्त्री पुरुष संबंधों में आया बदलाव ही है। तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद बादलों के घेरे में उनकी जो कथाएं, लंबी कथाएं, यात्राओं को समेटती हुई 24 कहानियां हैं। इन सभी कहानियों को मोटे तौर पर 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहले वर्ग में वे कहानियां हैं जिन्हें सामान्यतः प्रेम और स्त्री पुरुष संबंधों की कहानियां कहा जाता है। और दूसरा है, मतलब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे बादलों के घेरे, कुछ नहीं कोई नहीं, दोहरी सांझ, पहाड़ों के साए तले, दो राहें दो बाहें आदि इस वर्ग की कहानियाँ हैं। इन कहानियों में एक सैलानी किस्म की युवती को केंद्र में रखकर असफल प्रेम की रोमानी और काफ़ी कुछ भावुक लगने वाली स्थितियों को बुना है। दूसरे वर्ग की कहानियाँ हैं स्त्री की नियति को उसके परिवेशगत द्वंद्वात्मक संबंधों के संदर्भ में आंकने की कोशिश की गई है। इन कहानियों में कृष्णा सोबती निषेध और नकारात्मक दृष्टि को खारिज करती हुई स्त्री की यातना को उसके पूरे सामाजिक परिवेश में अंकित करती हैं। तो बदली, बरस गई, गुलाब जल गंडेरिया, ये कहानी है इनकी। और आज़ादी सम्मोजान की आदि इस वर्ग की उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। तीसरे वर्ग की कहानियाँ अविभाजित पंजाब, ये पंजाब से बिलोंग करती थी। तो यहाँ पे इनकी कहानियों में पंजाबीपन भी दिखाई दिया है कि अविभाजित पंजाब और देश विभाजन की त्रासदी, यातनाओं, विडंबनाओं से संबंधित है। मानवीय सद्भाव की क्षरण होने वाले उस भयावह दौर में भी भावुक हुए बिना कृष्णा सोबती उस मानवीय तत्व को रेखांकित करती हैं जो मनुष्य में बचे हुए विश्वास को जिंदा रखे हुए था। सिक्का बदल गया, डरो मत, तथा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा आदि ऐसी कहानियाँ हैं। कृष्णा सोबती ने अपनी प्रत्येक कहानी में कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन किया है, इसलिए हर रचना में भाषा अपनी पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़कर एकदम नई अभिव्यक्ति ढूंढने में सक्षम हो सकी है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि प्रत्येक कहानी में कथ्य के अनुरूप भाषा का चयन किया है। हर रचना में भाषा अपनी पारंपरिक अभिव्यक्ति को तोड़ते हुए नई अभिव्यक्ति ढूंढने में सक्षम हो सकी है। इनकी कहानियों की जो भाषा है वो मन की सूक्ष्म संवेदनाओं को पकड़ने की क्षमता रखती है। छोटे छोटे वाक्यों से गठित संवाद कहानी को प्रभावपूर्ण और संप्रेषणीय बनाते हैं। कृष्णा सोबती की जो कथा है वो कथा भाषा में मनुख, मार, हुलेरे, सयाले, भोड़े आदि अनेक देशा शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है। तो ये देशा शब्द इनके कहानियों में मिलते हैं। गालियाँ भी मिलती हैं, भाषा में गालियों का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन अश्लीलता के भी आरोप लगाए गए इन पे, जिसे लेकर अश्लीलता के भी आरोप लगाए हैं। लेकिन कई आलोचकों ने इसे यथार्थ की अभिव्यक्ति से जोड़कर देखा है। हिंदी कहानी के विकास में कृष्णा सोबती का भूतपूर्व योगदान है। एक तो उन्होंने पहली बार ऐसी भाषा शैली विकसित की है जिसे पंजाबी मिश्रित हिंदी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पंजाब की आंचलिक संस्कृति के जीवन चित्र भी उनकी कहानियों में मिलते हैं। उनका महत्व उस साफगोई बोल्डनेस की वजह से है जो उनके नारी विश्लेषण को दिखती हैं। और उनकी कहानियों में पहली बार नारी को स्वतंत्र व्यक्ति का दर्जा मिला है। इस रूप में कहें तो कार्य सिद्धांत के स्तर पर द सेकंड सेक्स की लेखिका है सिमोन द बाउअर ने किया था, वही हिंदी कहानियों के स्तर पर कृष्णा सोबती ने किया है। ठीक है, फिर उसके बाद समकालीन कहानी आ जाती हैं। तो समकालीन कहानियाँ जो हैं देखते हैं कि नई कहानी के बाद की जो हिंदी कहानी में सामान्यतः समकालीन कहानियाँ कहा जाता है। इसके अंतर्गत कई कहानियाँ आंदोलन सीमित या व्यापक रूप में दिखते हैं, जिनमें प्रमुख है एक कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, सक्रिय कहानी। कौन कौन सी है? एक कहानी, समानांतर कहानी, जनवादी कहानी, सचेतन कहानी, सक्रिय कहानी, सहज कहानी। तो ये है इन आंदोलनों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।
तो ए कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। तो जो एक कहानी आंदोलन का जो सूत्रपात है 1960 के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ था। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। ठीक है, इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति स्वीकार का भाव वैसे ही दिखता है जैसे एक कविता की कविताओं में दिखाई पड़ता है। सभी मूल्यों में गहरी अनास्था प्रकट करती है यह कहानी धारा, जिन्हें और निरर्थकता बोध को प्रसाद देती है। ठीक है, यह जो गंगा प्रसाद विमल हैं की प्रश्न चिन्ह, दूध सिंह की है रीछ और रविंद्रनाथ कालिया की है 9 साल छोटी पत्नी। अवध नारायण की आकाश का दबाव है आदि ये कहानी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। यह कहानी आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि जीवन मूल्यों का तिरस्कार। तो इसमें एक कहानी जीवन मूल्यों को चुनौती देती है, कुछ नए प्रश्न उपस्थित करती है। यही कारण है कि इसमें भावबोध के धरातल पर आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन तथा विसंगति का चित्रण दिखाई देता है। तो कौन कौन सी है जीवन मूल्यों का यहाँ पे तिरस्कार किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आत्मपीड़न, ऊब, अकेलापन, अजनबीपन, विसंगति का चित्रण दिखाई देता है। यह वह दर्शन है जिसके घेरे में एक कहानी का बोध फंसा हुआ है। देखो, नई कहानी में कुछ प्रेम भावनाएं चल रही थी, तो वहाँ पे चल रही थी, स्वतंत्र हो रही थी नारी, तो वहाँ मतलब ठीक थी, पॉजिटिव था, सकारात्मक जो वातावरण था। एक कहानी में नकारात्मक वातावरण मिलेगा आपको। तो इसी के आधार पे और जो नई कहानी के विरोध में ही ये कहानियाँ चल रही थी। ठीक है, तो इसी कारण से कहानी में पारंपरिक कथा धाराओं, अभिव्यक्ति के शिल्प और रचनागत मूल्यों की निर्मम अस्वीकृति का दर्शन है। डॉक्टर जो गंगा प्रसाद विमल एक कहानी को व्याख्यात करते हुए कहते हैं कि यह कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। पहले तो इन्होंने जीवन मूल्य जो चल रहे थे उनको तिरस्कार कर दिया। दूसरा, परंपरा का पूर्ण नकार। एक कहानी पुरानी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं रखना चाहती क्योंकि उसके प्रति नफरत और जो गुस्से की आग से जल रही मालूम पड़ती है। तो इनके अंदर ना नफरत थी, गुस्सा था और इनके अंदर नकारात्मक जो चीज़ें बहुत थी। ठीक है, नई कहानी में पॉजिटिव चल रही थी, हाँ थी समस्याएं वहाँ पे भी, पर इतनी नहीं थी, और यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा थी। तो नफरत गुस्से की आग से जल रही मालूम होती थी पुरानी पीढ़ी के प्रति, विशेष रूप से बूढ़ी माँ बूढ़े बाप के प्रति। एक कहानी ने काफ़ी आक्रोश प्रकट किया है। एक कहानी में पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन के पुराने मूल्य, सतीत्व, पतिव्रत आदि भी ध्वस्त होते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ पे पति पत्नी में आत्मीयता और अंतरंगता की जो जगह घुटन, तनाव और नफरत ने ले ली थी। अब यहाँ पे अति से आधुनिकता दिखाई है। एक कहानी अति से आधुनिकता पर जोर देती है, इसी कारण से यह समाज से कट जाती है। एक कहानी संबंधहीनता और संबंध भाव की स्थितियों से को उभारती है, जिसमें संबंधों के जिस संसार का चित्रण है वह बहुत भयावह, तकलीफदेह और निर्मम है। एक कहानी में व्यक्ति की निराशा, कुंठा और पराजय का चित्रण अधिक किया है, और एक कहानी आम जो आदमी की ज़िंदगी की मूल समस्याओं से कटी हुई है। निरर्थकता बोध को एक कहानी ने पर्याप्त रूप से रेखांकित किया है। इस तरह की इस पर विदेशी आधुनिकता का प्रभाव अधिक है। ठीक है, फिर जो चौथा पॉइंट आता है वो यौन उन्मुखता का आता है। एक कहानी में जो मैं पर पुरुष या पर स्त्री के साथ संभोग के दृश्यों का वर्णन विस्तार से हुआ है। इसके अतिरिक्त एक कहानी के अंतर्गत समलैंगिक संपर्क तथा पशु संपर्क की कहानियाँ भी हैं। तो यहाँ यौन जैसी क्रियाएं समलैंगिक संपर्क के साथ हो रही थी, पशु संपर्क के साथ भी हो रही थी। वस्तुतः एक कहानीकारों ने यौन संबंधों को बहुत अधिक महत्व दिया है। शिल्पगत अमूर्तता। तो शिल्प के स्तर पर एक कहानी आंदोलन पारंपरिक शिल्प का विरोध तो करता ही है, साथ ही नई शिल्प के प्रति उदासीन है।
यह एक शिल्पहीन आंदोलन है। यह अनुभूत सत्य को यथार्थ रूप में अभिव्यक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता है। तो ये जो आंदोलन है वो शिल्पहीन है, तो यहाँ पे शिल्प की भूमिका ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। एक कहानी के पात्र प्रतीक रूप से स्थिति का संकेत देते हैं कई जगह, ठीक है। तो कई जगह पात्रों के नाम भी नहीं होते, बल्कि स्थिति का अमूर्त प्रभाव पैदा करने के लिए कै ख ग को संकेत रूप में पात्र मान लेते हैं। इसके अतिरिक्त एक कहानी में जहाँ एक और शिल्प विघटन का सुंदर प्रयोग किया है, वहीं इसी ओर एक कहानी फैंटेसी, डायरी, मोनोलॉग, संस्मरण, आत्मप्रलाप और अन्य विधाओं की विशेषताएं लिए हुए हैं। कहीं कहीं जो एक कहानी है वो शिल्प पर अस्वाभाविकता दिखाई देती है, तो कहीं कहीं दूसरी ओर समरसता, नाटकीयता और आकस्मिकता का प्रभाव भी दिखाई देता है। कुल मिलाकर एक कहानी जो है अमूर्त शैली को लेकर चलती है। तो ये हमारी यह कहानी पूरी हो गई। तो इसमें बताया है कि क्या क्या पॉइंट इसमें थे, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है समानांतर कहानी। तो समानांतर कहानी में समानांतर कहानी जो है आंदोलन 8वें दशक में कथाकार कमलेश्वर द्वारा चला गया। तो इसका जो पॉइंट था ना, कमलेश्वर याद रखो कि जो समानांतर कहानी चलाया गया था, तो वो चलाया गया था कमलेश्वर द्वारा, ठीक है। तो वो याद रखना, उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था 1972 में। एक और सारिका पत्रिका तथा दूसरी ओर समानांतर प्रथम कहानी संग्रह के माध्यम से कमलेश्वर ने इस आंदोलन को क्रमशः आलोचना तथा रचना के धरातल पर प्रतिफलित किया। तो सारिका पत्र के अक्टूबर 1974 से लगातार 10 अंकों की एक श्रृंखला समानांतर कहानी विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई है। पुनः 1977 में 3 विशेषांक और निकाले गए। कमलेश्वर, कामतानाथ और इब्राहिम शरीफ, सतीश जमाली आदि इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख कहानीकार हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, देखो ये एक तो ये याद रखो कमलेश्वर द्वारा चलाया गया आंदोलन था। दूसरा 1972 में ये सारिका पत्रिका और दूसरी समानांतर प्रथम, तो इन कहानी संग्रह के माध्यम से चलाया गया था। और इसमें कौन कौन से लेखक थे, तो कमलेश्वर थे, कामतानाथ थे, इब्राहिम शरीफ थे, सतीश जमाली आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख कार हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इस समानांतर जो कहानी, एक मिनट, तो समानांतर कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि में 7वें दशक के अंत में जन्म लेता यह अनुभव था। देश में आम आदमी का एक बहुत बड़ा वर्ग कहानियों से उपेक्षित हो गया है। तो आम आदमी को ही केंद्र में रखकर इस आंदोलन से जुड़े कहानीकारों ने कहानियों का सृजन किया। अभी हम देख रहे थे, देखो याद करो, नई कहानी में हम देख रहे थे कि शहरी मध्य वर्ग केंद्र में था। एक कहानी में देख रहे थे कि उसके जो नई कहानी के विरोध में ही वो कहानियाँ चल रही थी, तो वो आम आदमियों से सबसे कटी हुई थी, समाज से सबसे कटी हुई थी, क्योंकि उनके अंदर नफरत, गुस्सा ये सब भरा हुआ था। फिर उसके बाद कमलेश्वर जी आए, उन्होंने बोला कि हम आम आदमियों से तो कट ही गए हैं, तो हम आम आदमियों को केंद्र में रख के अब एक नया आंदोलन चलाएंगे। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने समानांतर आंदोलन चलाया। तो इस आंदोलन से जुड़े कहानीकारों ने कहानियों का सर्जन किया। इस आंदोलन के कहानीकार जो थे वो वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादी के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। उनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा हो शब्द है, यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर कथाओं ने देश में आम आदमी की आर्थिक अभाव और संघर्ष समस्याओं को पहचाना, और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी की साहित्य को केंद्र में लाने की प्रेरणा दी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं समानांतर कहानी पे। समानांतर के कहानी के 2 पक्ष थे। एक पक्ष में वह उन सारी शक्तियों के उन्मूलन का स्वर घोष करती हैं जिनके कारण वर्तमान समाज में सामान्य आदमी ऐसे दमघोंटू वातावरण में रहता है जहां उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार विलुप्त हो गया है। दूसरे पक्ष में आम आदमी के संघर्ष की अभिव्यक्ति की गई है, ठीक है।
पहले पक्ष में तो वह उन सारी शक्तियों के उन्मूलन का स्वर घोष करती है जिनके कारण वर्तमान समाज में सामान्य आदमी ऐसे दमघोटू वातावरण में रहता है। ठीक है। और जो दूसरी ओर न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार भी लुप्त हो गया है, और दूसरे पक्ष में आम आदमी की संघर्ष की अभिव्यक्ति भी की गई है। फिर आम आदमी का जो संघर्ष है उस शोषण प्रधान व्यवस्था से है, जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायवादी तो शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानियों में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर जो कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब कर देती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 5 पॉइंट इसमें हो गए। ठीक है, अभी और भी है इसमें। तो समानांतर कहानी के शिल्प की बात करें तो शिल्प का आग्रह नहीं है। कहानी को अमूर्त बनाने के लिए शिल्पगत तत्वों, बेम, प्रतीक आदि इसमें निषेध है। विषय के अनुरूप भाषा रूपाकार ग्रहण करती चलती है और यह सहज, वेदक और अनौपचारिक है। जवाहर सिंह की गुस्से में आदमी, हिमांशु जोशी की है जलते हुए डेने, स्वदेश दीपक की तमाशा है, आलम साहेब खां की प्यारी प्यास का सफ़र है, और गंगा प्रसाद विमल की है उसकी पहचान आदि समानांतर कहानियाँ हैं। यदि हम समानांतर कहानी आंदोलन की उपलब्धियों की बात करें तो हम उनकी निम्नलिखित उपलब्धियों को रेखांकित कर सकते हैं। तो पहला है कि 7वें दशक के अंत में हिंदी कहानी में एक अवरोध दिखाई देता है और इसे समानांतर कहानी ने तोड़ा है। फिर दूसरे में भावोद्रेकों में जकड़ी कहानी को समानांतर कहानी ने आम आदमी की पीड़ा से जोड़ने का काम किया है। भावोद्रेकों में जकड़ी कहानी को समानांतर कहानी ने आम आदमी की पीड़ा से जोड़ने का काम किया है। ठीक है। ठीक है। फिर इसने हिंदी कहानी को आत्म केंद्रित अनुभववाद से मुक्ति दिलाई है। इसमें व्यक्ति की असहायता, मूल्यहीनता, नैतिक संकट आदि को विस्तृत सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। फिर इसमें आम आदमी के संघर्ष के साथ समग्र सामाजिक तंत्र को कुशलता से रेखांकित किया है। फिर उसके बाद शिल्प के धरातल पर किसी विशिष्ट फॉर्म के प्रति आग्रह नहीं रखा गया है। कहानी की भाषा को स्पष्ट, सहज और संप्रेषणीय बनाया गया है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट जो इन पॉइंटों पे समानांतर कहानी ने अपना योगदान दिया है। फिर आगे आ जाते हैं जनवादी कहानी। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 8वें दशक के अंत में जनवादी कहानी आंदोलन की पृष्ठभूमि बनती हुई दिखाई देती है। सामान्यतः सन 1982 में दिल्ली में जनवादी कहानी लेखक जो थे की स्थापना के साथ जनवादी कहानी आंदोलन आरंभ हो जाता है, और यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी विकास परंपरा के विकास के रूप में देखते हैं। ठीक है। अब देखो, जनवादी लेखक हमने पढ़े थे, ये कौन से थे? एक थे नागार्जुन पढ़े थे, तो वो जनवादी लेखक थे। तो ऐसे ही यहाँ पे 1982 में चला था। प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में खुद को देखता है ये आंदोलन। 1982 से लेकर अब तक का इस कहानी आंदोलन से जुड़े कई रचनाकार कहानी लेखन के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं, जिनमें स्वयं प्रकाश, रमेश उपाध्याय, असगर वजाहत, शिवमूर्ति, संजीव, सूरज पालीवाल आदि प्रमुख हैं। फिर यह आंदोलन यह स्वीकार करता है कि मध्य वर्ग का भविष्य सर्वहारा के साथ है, उसे सर्वहारा ही बल प्रदान कर सकता है। ठीक है, ये है। फिर नेक्स्ट यह कहानी सर्वहारा पर किए गए शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है और किसान, मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता और सजगता से उभारती है। जनवादी कहानी में मध्यम वर्ग के विभिन्न आयाम खुलते हुए दिखाई देते हैं। इनमें सर्वाधिक बल जो है मध्यवर्गीय जो संस्कार है, मध्यवर्गीय व्यक्तियों से मोहभंग पर है। ध्यान पता नहीं चल रहा है क्या लिखा है। मध्यवर्गीय संस्कारों से मोहभंग पर है। इसके अतिरिक्त आत्मालोचना, सामूहिक विसंगतियों के प्रति तीव्र असंतोष, सर्वहारा के निकट जाने की लालसा, इन पक्षों पर जनवादी कहानी विशेष बल देती है।
जनवादी कहानी की विशेषता यह है कि वह समस्याओं को जीवन के बीच से उठाती है और मार्क्सवादी विचारधारा को स्वीकार करती है, किंतु उसे अनुभव से जोड़कर प्रस्तुत करती है। जनवादी कहानी जो है कथ्य के अनुरूप सहज शिल्प और भाषा के प्रयोग पर विश्वास करती है। काशी सिंह की सुधीर घोषाल है, स्वयं प्रकाश की सूरज कब निकलेगा, शिव मूर्ति की कसाईवाड़ा और संजीव की अपराध आदि इस धारा की प्रमुख कहानियाँ हैं। सचेतन कहानी की बात करें तो यह आंदोलन 1960 के बाद महीप सिंह द्वारा शुरू किया गया। इनका दावा था कि नई कहानी तथा एक कहानी के दौर पर की गई कहानी संतरास और निरर्थकता बोध को इतना ज़्यादा दिखाती है कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। इसके प्रमुख उदाहरण महीप सिंह और कीकील तथा शैलेश मटियानी का को उसने नहीं कहा था की है। उसने कहा था, बताइए किसकी कहानी थी? उसने कहा था, और इसमें उसने नहीं कहा था, ये सचेतन की कहानी है, सचेतन कहानी है ये, ठीक है। तो ये जो सचेतन कहानी जो बनाई गई थी ना, वो एक कहानी और नई कहानी दोनों के विरुद्ध में बनाई गई थी। उन्होंने बोला था कि जागरूकता नहीं है, सचेतन संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है ये। तो वो जागरूकता से अलग हट गए थे, तो इसलिए जागरूकता लेके आने की ज़रूरत है। और इन्होंने एक कहानी है इसकी शैलेश मटियानी की, उसने नहीं कहा था। फिर सहज कहानी आ जाते हैं। सहज कहानी में इस आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो अमृत राय हैं। उसके जो सचेतन कहानी के प्रवर्तक जो थे वो महीप सिंह थे और इसके प्रवर्तक अमृत राय हैं। हालांकि उन्होंने यह कहा है कि यदि कोई आंदोलन नहीं है तो सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलन द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण यह मूल कथारस समाप्त हो गया है। अब जो कहानियाँ लिख रहे थे एक दूसरे के विरुद्ध में लड़ रहे थे, एक दूसरे के विरुद्ध लिख रहे थे वो, तो अब वो बोल रहे हैं अमृतलाल कि जो कथा का मूल रस था ना वो तो खो ही गया है, ख़त्म ही हो गया है। तो वो मूल रस लाने के लिए अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। नासिरा शर्मा और जो रमेश बन्ना इस दौर के प्रमुख लेखक हैं। फिर सक्रिय कहानी पे आ जाते हैं। यह आंदोलन 1962 के राकेश वत्स द्वारा मंच पत्रिका के माध्यम से शुरू किया गया। इनका दावा है कि कहानीकारों को समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतीकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का जो हौसला भी पाठक को देना चाहिए। राकेश वत्स को कुछ कहानियाँ इस दौर में प्रसिद्ध हुई हैं, जैसे कि हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए और एक न एक दिन। तो ये कहानियाँ जो है राकेश वत्स ने लिखी हैं और ये उन्हीं की सक्रिय कहानी के रूप में प्रस्तुत होती है, ठीक है। तो ये हमने सारी कहानियाँ देख ली कि जो हमारी समकालीन कहानियाँ, नई कहानियाँ, और तो ये कहानियों के तत्व ख़त्म होते हैं। फिर उसके बाद हम इसके बाद देखेंगे दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, और फिर जो वर्तमान में कहानी है युवा कहानी है, तो उसके आधार पे कुछ देखेंगे हम। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर उनमें से कुछ पॉइंट निकाल के कि आंसर में कैसे, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर में कैसे यूज कर सकते हैं, उस बेसिस पे देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।